जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरओ के एग्ज़ाम के लिए जो यूपी स्पेशल या उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं जीएस पोर्शन से, उन सभी को कलेक्ट किया हूँ कला, संस्कृति एवं मेले टॉपिक से। कौन सा टॉपिक है हमारा? कला, संस्कृत एवं मेला टॉपिक से हमने जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे आरओ की परीक्षा में क्वेश्चन आया हो, चाहे आश्रम पद्धति के एग्जाम में आया हो, चाहे यूपी पीसीएस या पीसीएस में आया हो, या कांस्टेबल या यूपीएसआई की किसी भी परीक्षा XYZ मान लीजिए, उनसे मैं क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ और उन सभी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। कौन सा कला किस जिले में मनाई जाती है, इसके कौन से फेमस कलाकार हैं और कौन सा मेला किस जिले में होता है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है साथियों। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, किस एग्जाम में आया साथियों? यूपी पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में आया है। और साथियों, जो ये क्वेश्चन है ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो क्लासिकल सॉन्ग है, सिंगिंग घराना जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन क्या दिया है साथियों? यह बिरजू महाराज कालका बिंदादीन से हैं, उस्ताद राशिद खान साहसवान से हैं, पंडित छत्रुलाल मिश्रा पटियाला से हैं और प्रभा अत्रे जो है किराना घराना से हैं। तो साथियों, इसमें किसका नहीं मैच है? तो इसमें पंडित छत्रुलाल मिश्रा जो हैं, इसमें दिया है पटियाला घराना, जो कि किस घराने से? किराना घराने से। किस घराने से हैं? किराना घराने से। बाकी सभी आंसर मैच खा रहे हैं, तो इसको हम हटा के इसके जहाँ पे क्या करते हैं, किराना घराना लिख देते हैं। क्या? किराना घराना। जो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा, किराना घराना हो गया आपका विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है चारकुला मौसमी लोक नृत्य है। क्या है? चारकुला मौसमी लोक नृत्य है, किस राज्य का है? ये साथियों यूपी पीसीएस जे के एग्जाम में 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? विकल्प दिया है उत्तर प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश का है मौसमी लोक नृत्य, झारखंड का है लोक मौसमी नृत्य और उड़ीसा का है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो चारकुला मौसमी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चारकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात को गांव में स्त्री या पुरुष जो है स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 108 दीपक से सजाकर 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारकुला अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। और यहाँ की महिलाएं कलाकारों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किए हैं। तो साथियों, आपका यहाँ पे विकल्प ये हो जाएगा, 2 का ये आंसर हो जाएगा। चारकुला मौसमी लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है साथियों? यूपी पीसीएस जे 2006 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित हैं, किस घराने से हैं? तो लखनऊ घराने से संबंधित हैं ये, या आगरा घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से, या ग्वालियर घराने से। इन चारों विकल्प में से कौन सा आंसर होगा? तो साथियों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी जो हैं बनारस घराने से संबंधित हैं। किस घराने से? बनारस घराने से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे
विकल्प इज राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रसिद्ध संगीतक गिरजा देवी हैं और बनारस घराने से संबंध रखती हैं और यह भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। क्या है? यह भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। ठुमरी गायन को पुरस्कृत करने तथा इससे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री कब मिला था? 1972 में। कब मिला था पद्मश्री? 1972 में इनको पद्मश्री दिया गया था और 1989 में पद्म विभूषण दिया गया था। कब दिया गया था? 1989 में पद्म विभूषण दिया गया था गिरजा देवी को। और पद्म विभूषण 2016 में क्या दिया गया? पद्म विभूषण 2016 में। तो एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दे, 1972 में क्या दिया गया था इनको? पद्मश्री। और पद्म भूषण 1989 में और पद्म विभूषण 2016 में इनको दिया गया था। और इनका निधन कब हुआ था? 88 वर्ष की उम्र में। 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन 24 अक्टूबर 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 2017 को इनका निधन हो गया था। तो अब याद रखिएगा, प्रसिद्ध संगीतक जो हैं गिरजा देवी, इनका संबंध बनारस घराने से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 साथियों। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है आपका? लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ। जो लखनऊ उत्सव है जिसे अब लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है, वह कब शुरू हुआ था? तो साथियों आपका विकल्प दिया है 1985-86 में शुरू हुआ था, 75-76 में शुरू हुआ था, 89-90 में शुरू हुआ था या 79-80 में शुरू हुआ था। तो साथियों आपका यहाँ पे विकल्प बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प बी। लखनऊ महोत्सव जो है 1975 और 76 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1975-76 में लखनऊ महोत्सव शुरू हुआ था। यह दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया जब यह शुरू किया गया, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला और संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का एकमात्र उद्देश्य जो है लखनऊ महोत्सव का वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? बी आंसर, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है? ऑप्शन क्या है? प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है। तो साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका प्रयागराज होगा। क्या आंसर होगा? प्रयागराज। विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज, जो तीर्थों की नगरी, तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है। यह है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट में? NCZCC। क्या? NCZCC, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर। तो क्या है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के हमारे 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? ये फॉर एप्पल इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? आपका कट गया। आपका दिया है बटेश्वर, आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बिठूर है कानपुर में है, ये तो सही है। संकिसा जो है आपका फर्रुखाबाद में, ये भी सही है। बटेश्वर जो है आगरा में है, ये भी सही है। लेकिन देवा शरीफ जो है कहाँ है? जौनपुर में नहीं है साथियों। तो अगर जौनपुर में देवा शरीफ नहीं है तो है कहाँ पे? तो यह आंसर हो जाएगा देवा शरीफ जो है बाराबंकी में। कहाँ पे? बाराबंकी में है। आपका यहाँ पे विकल्प
बी हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी आंसर सही हैं। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिया, 13 ताल जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, या कजरी उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, सोहर जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, या चैतिल उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। साथियों यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ मेंस एग्जाम में 2021 में आया हुआ है। तो साथियों इसमें आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ये, 13 ताल जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। क्या है, 13 ताल उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। और जो अगर उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है 13 ताल, तो कहाँ का साथियों, ये राजस्थान का। कहाँ का है, ये राजस्थान का। लिख देता हूं राजस्थान का है। और जो है कजरी हो गया, सोहर हो गया, चैती उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। यहाँ जो 13 ताल है राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह कामत जात द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां क्या करती हैं, शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नाचती हैं। क्या करती हैं, शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नाचती हैं। और कजरी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और सोहर घर में संतान होने पर, बच्चा होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। और चैती जो है उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है, जिसका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है। आपका 7वें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा 13 ताल जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बल्कि यह राजस्थान का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो साथियों फिर से वही है, लोक नृत्य नहीं है, वहाँ लोक गीत था, यहाँ लोक नृत्य है। तो चरकुला लोक नृत्य नहीं है, कर्मा लोक नृत्य नहीं है, फगुआ लोक नृत्य नहीं है, पाई डंडा लोक नृत्य नहीं है। तो साथियों जो 8वें का आंसर हो जाएगा क्या, फगुआ जो है लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का। क्या है, फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा, फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। जो चरकुला है, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में या नृत्य जो है होली के आसपास होती है। इसमें महिलाएं 108 दीपक को चरकुला पिंजरा सिर पर रखकर नाचती हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, फगुआ जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। और कर्मा क्या है, कर्मा जो है नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदिवासी द्वारा या खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण के प्रतीक का नृत्य है। तो आपका कर्मा कहाँ होता है साथियों, कर्मा जो है सोनभद्र व मिर्जापुर में खरवार आदिवासी द्वारा किया जाता है। फिर आइए देखते हैं पाई डंडा क्या है, पाई डंडा मौर्य नृत्य या बुंदेलखंड के अहिर समाज यानी यादव समाज के द्वारा एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है, जिसे इसलिए पाई डंडा कहा जाता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा, जो फगुआ है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या साथियों केवल एक कूट सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही दोनों सही है। तो साथियों ठुमरी की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश में हुई, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। कौन सा विकल्प, विकल्प सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्या है, 1 और 2 दोनों सही। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है और यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य कला है। बिंदादीन ने कथक में यह ठुमरी गायन का समावेश किया है, अतः इसमें दोनों विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका
9 का सी आंसर इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा साथियों? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो क्या है? सिग्मो है, घोड़े है, मोरनी है, जनता है। क्या है? जनता। तो साथियों ये आपके क्वेश्चन यूपीपीसी जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में आया है 2021 की परीक्षा में। तो साथियों इसमें आपका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी आंसर हो जाएगा। क्या? जैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या है? जैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और जबकि सिग्मो है, घोड़े है और मोरनी गोवा के लोक नृत्य है। कहाँ के हैं? सिग्मो आपका, घोड़े और मोरनी जो है गोवा का लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य जो है मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा पर किया जाता है। तो आपका जो है जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी जो तीन है सिग्मो, घोड़े, मोरनी जो है गोवा का लोक नृत्य है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है साथियों? निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो साथियों नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो साथियों इसमें आपका 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ये साथियों आपका क्वेश्चन यूपीपीसी जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें देखते हैं आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन के मंदिरों में स्थित है। क्या है? आपका विकल्प डी होगा। क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा आपका। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना जो है कुठार का मंदिर जो तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जो नचना का कुठार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये तीनों मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका यहाँ पे 11 का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपका निगेटिव आंसर देना है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान क्षेत्र। तो यह है जल विहार का मेला बुंदेलखंड से है, तो ये तो सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल से है, ये भी सही है। बलदेव छठ का मेला क्या है? पूर्वांचल का है। तो यह साथियों बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल का ना होके कहाँ का है? फरीदाबाद हरियाणा का। कहाँ क्या है? हरियाणा का। लिख देता हूँ सीधे सीधे हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा। तो आपको हरियाणा लिख दिया हूँ, आपका यहाँ पे हरियाणा हो गया। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। बलदेव का छठ मेला पूर्वांचल में हो गया, हरियाणा है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है साथियों? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ऐसा कौन सा मेला है ऐतिहासिक मेला जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो साथियों नौचंदी का मेला, बाबा के मेला, फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। तो साथियों नौचंदी का मेला जो है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होती है। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यह मेला होता है, आयोजित किया जाता है। और यह प्रतिवर्ष नवरात्र में लगता है। इस मेले में क्या है? हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आते हैं, सहभागिता करते हैं। और यह मेला क्या है? सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। तो आपका यहाँ पे नौचंदी मेला क्या है? जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं और दोनों के भाईचारे की विशेष भूमिका यह मेला निभाता है। इस मेले की शुरुआत कब से की गई? 1672 ईस्वी से मानी जाती है। क्या है? 1672 ईस्वी से इस मेले की शुरुआत मानी जाती है। और यह फूलडोल का मेला जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में। कहाँ? फूलडोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में मनाया जाता है। बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है।
तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर साथियों 14 क्या कर रहा है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा के कथन सही हैं। तो साथियों आपका यहाँ पे विकल्प दिया है और कथन दिए हैं, दो कथन देखते हैं और विकल्प देखते हैं। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ, यानी इस जो भीतरगांव मंदिर का निर्माण जो है 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ है। यह ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो साथियों यह कथन जो है कौन सा सही है, तो इसमें कथन क्या है, एक और दो दोनों सही है। जो है भीतरगांव मंदिर का निर्माण जो है 5वीं व 6वीं सदी के मध्य हुआ है और यह ईंटों से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आपका विकल्प सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। तो साथियों आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आपके दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपका सूची 1 और सूची 2 दिया है और उससे 4 विकल्प दिए, कौन सा विकल्प सही है ये देखना है। तो आइए देखते हैं इनमें कौन सा सही है। तो साथियों चैती जो है कहाँ पे मनाया जाता है, चैती क्या है, मौसमी गीत है। क्या है चैती, मौसमी गीत है। तो आपका चौथा सही है। आप इसमें देखिए 4 कौन सा है, तो ये विकल्प ए में 4 पहले दिया है, बाकी किसी में नहीं है। तो आप एक ही से आप टिक कर सकते हैं, ये आपका विकल्प क्या है, ये सही है। क्या है विकल्प, ये सही है। बाकी हम और आगे डिस्कस करते हैं। जो कजरी है विवाह एवं मौसमी गीत है। क्या है, कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत है। तो 4 और 3 हो गया। रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है। किसका है, ब्रज का लोकगीत है। 4 3 2 ये हो गया। फिर सोहर जो है संस्कार गीत है। 4 3 2 1, केवल आपका विकल्प ये मैच कर रहा है आपका, इसलिए विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हैं और इससे आपके 4 विकल्प दिए हैं। तो साथियों पहला कथन क्या दिया है, उत्तर प्रदेश, और कथन ये में दिया है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा। जो भोजपुरी है पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। आगे क्वेश्चन दिया है कारण दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ये आपके 2 कारण और कथन दिए हैं और इसके आधार पर हमको उत्तर चयन करना है। तो साथियों जो कथन है वो बिल्कुल सही है, भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, लेकिन जो कारण बताया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं को बोलने में असहज महसूस करते हैं, तो ये गलत है। तो आपका ऐसा कौन सा विकल्प है, विकल्प सी है। क्या है, विकल्प सी है कि ये सही है, क्योंकि कथन जो है भोजपुरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा ये सही है, लेकिन कारण जो है आर गलत है। ये सही है और आर गलत है। आपका विकल्प सी सही होगा। क्या होगा विकल्प, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर क्या है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। जो ताज महोत्सव का उद्घाटन है उत्तर प्रदेश का आयोजन था, यह कथन ताजमहल से संबंधित दिया गया है। आगे देखते हैं क्या कथन दिया है, यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है, ये भी दिया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं, ये भी सही है। आगे देखते हैं। ताज जो है पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो आपका इसमें कथन ये 4 हो गए। अब इससे आइए विकल्प देखते हैं। 1 और 2 कथन सही है, 1 2 3 सही है, या 2 3 4 सही है, उपरोक्त सभी। तो साथियों जो ताजमहल है उत्तर प्रदेश के हमारे आगरा जिले में स्थित है। आगरा में प्रत्येक वर्ष क्या है ताज महोत्सव मनाया जाता है। ताजमहल जो है विश्व विरासत सूची में भी शामिल है और ताजमहल जो है आम्ल वर्षा यानी H2SO4 का शिकार है। क्या है, H2SO4 से प्रभावित होता है
और इसकी अपनी सुंदरता को खोता जा रहा है, ये पीला पड़ रहा है। और इसीलिए न्यायालय के आदेश से ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से दूर किया जाता है। तो आपका कथन क्या है? सभी सही है। क्या है कथन? सभी सही है। 1 2 3 4। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी होगा। क्या विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या होगा? उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन हमारा? 18। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि को देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? साथियों, इसमें विकल्प दिया है, उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन सम्मिलित नहीं है, उसका प्रकाशन, उसका अवलेखीकरण, उसका बिक्री। और ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस जीएस 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो साथियों, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो साथियों, इसका आंसर जो होगा उसका बिक्री जो है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में क्या है? उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है। क्या है? उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं, बल्कि उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन भी सम्मिलित है, उसका प्रकाशन भी सम्मिलित है, उसका अवलेखीकरण। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी होगा। क्या होगा? विकल्प डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। और उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन और प्रकाशन, अवलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन की दृष्टि से 1957 में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी। किस विभाग की? 1957 में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी। तो साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है 2 पार्ट में हो गया है। आपको दोनों ऐसे हम ले लेते हैं एक ही पेज में। हाँ, तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये कह रहा है। तो आपका निगेटिव आंसर है, इसको ध्यान रखिए। जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, या नौचंदी मेला मेरठ से है, सही सुमेलित नहीं है। आगे तो आप जानते हैं नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है, तो आपका ये बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, तो दोनों सही है। आगे देखते हैं, भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में भी सही है। लेकिन चौरसिया नृत्य गोरखपुर दिया। क्या है? चौरसिया नृत्य गोरखपुर। तो चौरसिया नृत्य गोरखपुर में नहीं किया जाता साथियों, कहाँ किया जाता है? जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में चौरसिया नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चौरसिया नृत्य जौनपुर में किया जाता है। तो आपका विकल्प डी जो है सही सुमेलित नहीं है। क्या है? विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी होगा। क्या? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 20? क्या कह रहा है? महाकुंभ मेला। क्या है? महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो साथियों, जो महाकुंभ मेला कब आयोजित किया जाता है, कितने वर्ष पर किया जाता है? आप लोग जानते हैं कि 10 वर्ष पर किया जाता है, 12वें वर्ष पर किया जाता है, या 14वें वर्ष पर किया जाता है, या 16वें वर्ष पर किया जाता है। तो साथियों, ये आपके आरओ के मेंस एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन आया था। तो साथियों, जो कुंभ पर्व है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ये पर्व है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो आप ये मान लीजिए, पहले महाकुंभ लगता कहाँ का है? तो हरिद्वार में लगता है, प्रयाग में लगता है, उज्जैन और नासिक में। तो साथियों, आप 4 जगह पे क्या लगता है? महाकुंभ मेला लगता है। पहला प्रयाग हरिद्वार में, दूसरा प्रयाग, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक में। और यह इसमें प्रत्येक स्थान पर हर 12वें वर्ष पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो महाकुंभ लगता है। क्या है? हर 12वें वर्ष पे हर जगह पे महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी आंसर राइट हो जाएगा। क्या है? विकल्प बी राइट आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच क्या है? 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी मनाया जाता है। क्या? प्रयाग में 2
कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष के अंतराल पर एक अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है। और हाल ही में कुंभ एवं अर्ध कुंभ के नामों में भी परिवर्तन किया गया। कुंभ का वर्तमान नाम क्या महाकुंभ रखा गया और अर्ध कुंभ का नाम कुंभ नाम किया गया। क्या अर्ध कुंभ का नाम कुंभ रखा गया और कुंभ का नाम महाकुंभ रखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या है, महाकुंभ मेला प्रतिवर्ष 12वें वर्ष मनाया जाता है और कुंभ मेला प्रति 6वें वर्ष मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो साथियों, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है। जो रामलीला रामनगर बनारस में रामलीला होता है कितने दिन का होता है। तो साथियों विकल्प दिया 23 दिन का होता है, 27 दिन का, 31 दिन का, 33 दिन का। तो जो रामलीला होती है बनारस में रामनगर में 31 दिन का होता है। कितने दिन का? 31 दिन का। विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। रामनगर उत्तर प्रदेश जो है राज्य के वाराणसी जिले में एक तहसील है और रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन किया जाता है और यह मंचन काशी नरेश द्वारा आयोजित होता है और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में यह मेला आयोजित किया जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प 21 का सी हो जाएगा, 31 दिन तक का आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है। ऐसा कौन है जो कथक कलाकार नहीं, नेगेटिव आंसर पूछ रहा है। विकल्प दिया है बिरजू महाराज कथक कलाकार नहीं है, या किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है, लच्छू महाराज कथक कलाकार नहीं है, सितारा देवी कथक कलाकार नहीं है। तो साथियों किशन महाराज जो हैं बनारस घराने के फेमस तबला वादक हैं, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज और गोपीकृष्ण चौबे ये लोग क्या हैं, प्रमुख कथक कलाकार हैं। क्या प्रमुख कथक कलाकार हैं। तो किशन महाराज हैं किसके हैं, तबला वादक हैं। किशन महाराज क्या हैं, तबला वादक हैं, ना कि कथक कलाकार हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी होगा। क्या किशन महाराज जो हैं कथक कलाकार नहीं है बल्कि तबला वादक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित एक में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपका नेगेटिव आंसर इसमें भी पूछा गया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों। हारमोनियम वादक जो है श्रीराम श्रीवास्तव है, ब्रज जो है रास नृत्य है, मिर्जापुर बिरहा है, गायकी जो है मुबारक अली खां है। तो साथियों रास नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र से है, ये भी सही है। मिर्जापुर से क्या है हमारा बिरहा लोकगीत है, ये भी सही है। और मुबारक अली खां जो है गायकी से संबंधित है। और जो हमारा श्रीराम श्रीवास्तव जो है हारमोनियम वादक नहीं है। क्या है, श्री राम श्रीवास्तव जो है हारमोनियम वादक नहीं है बल्कि वायलिन वादक है। क्या है, वायलिन वादक हैं। तो आपका यहाँ पे हारमोनियम के जगह पे क्या हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा। लिख देते हैं वायलिन वादक श्रीराम श्रीवास्तव जी हैं। ठीक, आप इसको ध्यान रखिएगा। आपका विकल्प ये इज राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसके द्वारा, किस ऋषि से माध्यम से। जो है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि के उसमें मनाया जाता है। तो व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को, भृगु को। तो साथियों जो आषाढ़ महीने में पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता जो हैं महेश वेदव्यास जी के जन्म हुआ था। कब हुआ था, आषाढ़ महीने में पूर्णिमा के दिन। आषाढ़ महीने के पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता महेश वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। तो वेदव्यास जी के जन्म के उपलक्ष्य में ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आपका विकल्प ये आंसर ही राइट हो जाएगा। और इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु से शुरू होती है और इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व
समर्पित है ऋषि वेदव्यास जी को, क्योंकि ये महाभारत के रचयिता हैं और इनका जन्म हमारा आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि को हुआ था। 24 का ये आंसर राइट आंसर हो। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो साथियों लखनऊ में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था, मुरादाबाद में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी आरओ परीक्षा प्री के 2017 में आया हुआ है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो हैं बनारस घराने से संबंध रखने वाली हैं, कौन है? तो आपका यहाँ पे गिरिजा देवी है। अभी का ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जो है बनारस घराने से संबंध रखती हैं, यानी आपका बनारस घराना मतलब वाराणसी। विकल्प डी इज राइट आंसर होगा, वाराणसी हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। 8 मई 1929 को गिरिजा देवी का जन्म बनारस में हुआ था। जो ठुमरी गायिका हैं, क्या ठुमरी गायिका, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 अक्टूबर 2017 को। क्या हुई थी? 24 अक्टूबर 2017 को इनकी मृत्यु हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। और इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है साथियों? आपके ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट पेपर 2009 में आया हुआ है। तो साथियों यह क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया। ऐसा कौन है जो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है, वो पूछ रहा है। तो विंध्यादीन ने लोग नहीं दिया है योगदान, या उस्ताद दूल्हे खान ने योगदान नहीं दिया है, या मेहंदी ने योगदान नहीं दिया सांस्कृतिक क्रियाकलापों में, या इलियास खान ने सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया। तो साथियों आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? मेहंदी। मेहंदी ने जो है सांस्कृतिक क्रियाकलापों में लखनऊ के योगदान नहीं दिया है। मेहंदी के अलावा विंध्यादीन, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खान तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। विंध्यादीन का संबंध क्या है? कथक नृत्य से और है। किससे है? कथक नृत्य से। उस्ताद दूल्हे खां का संबंध किससे है? ख्याल गायकी व इलियास खान का सितार वादन से। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? 26 का विकल्प सी हो जाएगा। जो मेहंदी है उन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के में योगदान नहीं दिया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 27। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। बनारस घराने से संबंधित हैं भीमसेन जोशी जी, या किराना घराने से संबंधित हैं, या लखनऊ घराने से संबंधित हैं, या रामपुर घराने से संबंधित हैं भीमसेन जोशी जी। तो साथियों जो भीमसेन जोशी हैं ये शास्त्रीय संगीत में गायकी परंपरा से संबंधित राग रागनियों से प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए हैं, जिसमें सबसे बात का घराना क्या है? किराना घराना माना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी जो हैं किराना घराना से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या होगा? विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो पंडित भीमसेन जोशी हैं किराना घराने से संबंधित है। जबकि बनारस घराने के प्रमुख गायक कौन है? पंडित राम सेवक मिश्र, शिव नारायण मिश्र है, नागेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी हैं। और लखनऊ घराने से कौन कौन है? तो लखनऊ घराने से ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है और इसके प्रमुख गायक कौन है? नसीर खान है, गुलाम हुसैन और गणपत राव हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। किस घराने से? किराने घराने से संबंधित है। जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी हैं किराने घराने से संबंधित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या क्वेश्चन हमारा 28 नंबर? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ब्रज भाषा के लिए, अवधी भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, भोजपुरी के लिए।
तो साथियों अमीर खुसरो ने किस भाषा के लिए की थी? आपका विकल्प दिया है ब्रज भाषा के लिए, अवधी भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए या भोजपुरी भाषा के लिए। तो साथियों अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जन्म एटा जिले में, जो कि अब कासगंज जिला कहा जाता है। और गांव क्या था उनका? पटियाली मोमिनपुर नामक स्थान पर। कब हुआ था? 1253 में। कब हुआ था? 1253 में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। और इन्होंने इनका प्रारंभिक नाम क्या रखा गया था? अबुल हसन। ये फारसी के उत्तम कवि और भाषी शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार थे। और ये क्या थे? खड़ी बोली के थे। क्या थे? खड़ी बोली के। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। जो अमीर खुसरो हैं ये खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका इन्होंने निभाई थी। और खड़ी बोली को प्रारंभ करने वाले इन्हीं थे। इन्हें क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूतीय ये हिंद। क्या कहा जाता है? तूतीय ये हिंद। लिख देता हूं आपका, तूतीय ये हिंद के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। ये याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हिंद के उपाधि भी दिए थे। ये दिल्ली के शासकों में तैयकुबाद, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन के दरबार में रहे। और साथ में मोहम्मद बिन तुगलक के भी दरबार में रहे। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में हुई थी। तो जन्म कब हुआ? 1253 में, मृत्यु 1325 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है साथियों? आपका उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किए हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश शासन है उसने किसकी स्मृति यानी याद में संगीत रत्न पुरस्कार शुरू किया था? तो विकल्प दिया साथियों, उस्ताद रशीद अहमद के याद में, उस्ताद निसार हुसैन खां के याद में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के उत्पाद में, पंडित रविशंकर की याद में, स्मृति में। तो साथियों आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार शुरू किया गया। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को, क्या है? 21 अगस्त 2006 को प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में जो है संगीत रत्न पुरस्कार अकादमी स्थापित किया था। और उन्हीं की याद में यह शहनाई वादक के ख्यात लफ्ज व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां के 90 वर्ष की आयु में वाराणसी, माफ कीजिएगा यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसने दिया था? किसकी स्मृति में? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। आपका 29 का विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो साथियों उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र एनसीजेडसीसी चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो मिर्जापुर में करेगा, भोजपुर में करेगा, मथुरा में करेगा, वाराणसी में करेगा। तो साथियों उत्तर मध्य क्षेत्र जो है सांस्कृतिक केंद्र जो है एनसीजेडसीसी, तो एनसीजेड मतलब नॉर्थ सेंट्रल जोन और कल्चरल सेंटर, जो कि अभी हमने आपका पूरा नाम पहले ही बताया था। और इसके द्वारा क्या होगा? चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। तो आपका विकल्प डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था। यानी जो संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित किया वह कौन था? ये साथियों आपके यूपीपीसीएस प्री के जीएस में आया क्वेश्चन, फिर मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है 2009 में। तो साथियों क्या है विकल्प? क्या दिया है? भारतीय नाट्य अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। तो साथियों आपका ये कौन सा महाविद्यालय है?
इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प भी हो जाएगा कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संगीत शिक्षा के लिए सबसे पहले महाविद्यालय स्थापित किया गया। ये कब किया गया? 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विद्यालय का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किस कब किया गया? 24 अक्टूबर 2000 को। तो इसका दर्जा दिया गया 24 अक्टूबर 2000 को। और ये कहाँ पे है? लखनऊ में इसको स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। क्या है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसे क्या कहा जाता है? NCZCC निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, यानी स्थित है? कहाँ पे है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है, मिर्जापुर में। तो साथियों एक बात मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ, ये कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कितनी बार आया है। यूपीपीसीएस 2017 में आया है, RO प्री की परीक्षा में 2017 में, 19 में भी आया है, और साथ ही में ये कहाँ पे आया है? 2015 में यूपीपीसीएस मेंस पेपर फर्स्ट में आया है। तो साथियों आप सब जानते हैं क्या है, जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। तो आपका विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों मैं बता देता हूँ क्या क्या कहाँ है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में हो गया, बल्कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है पटियाला पंजाब में है। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन कोलकाता में है। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु में है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है उदयपुर राजस्थान में है। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड में। और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक जो है नागपुर महाराष्ट्र में। तो हमने जितने सांस्कृतिक क्षेत्र थे, केंद्र थे, वो मैंने आपके साथ चर्चा कर दिया। तो आप उसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे आप जैसे भी याद कर लीजिएगा कि अभी तो ये आपका पूछा है उत्तर मध्य क्षेत्र, कभी और दूसरा पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो आप उसको तैयार रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, 4 बार एक ही क्वेश्चन आया है, इससे बनने की पूर्ण संभावना है। तो साथियों इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और आगे फिर से मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई एक नई टॉपिक लेकर। तो साथियों आप सबको यह सेशन कैसा लगा, आप सब कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।